हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं पवन कल्याण वर्सेस विजय, हाउ पवन इज एक्सपोजिंग द्राविडियन प्रोपोगेंडा। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक एजेंडा जो है वो किसी को बनानी चाहिए जो हिंदी लैंग्वेज के ऊपर मारधाड़ हो रही है तमिलनाडु में। हैं हो रही है, मुझे नहीं पता। बड़ी मारधाड़ हो रही है वहाँ पे कि इतनी हिंदी हेट्रेड जो है कि हमें नहीं करनी किसी भी हालत में। तमिलनाडु में हम हिंदी नहीं सिखाएंगे। बाय गॉड, ऐसे देश में चल रहा है। उसको जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं टू वोट लेने के लिए, लोगों को जो है मोबिलाइज कर रहे हैं फॉर वोट बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बाय गॉड, देख लो कैसे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं इंडिया के ही आज के जमाने में। जहाँ एजुकेटेड लोग हैं, सब एजुकेशन मिल रही है, इस टाइम इस जमाने में मतलब नफरत फॉर अ लैंग्वेज। ये थॉट है कि कोई ये नहीं बोल रहा कि तमिल आपको नहीं सिखाई जाएगी, नहीं, वो कहते हैं कि तमिल और इंग्लिश दैट्स इट। हम हिंदी जो है नहीं सिखाएंगे क्योंकि तमिल और इंग्लिश जो है बिंदास चलती है। हद हो गई। आई थिंक उसको जो यूज करें फॉर पॉलिटिकल गेन, दैट इज अ प्रॉब्लम। वही तो है, हेट्रेड अगर तुम अपने देश के पास में इस टाइप से रखोगे तो यूनिटी क्या रही देश के अंदर। तुमको इंग्लिश जो एक फॉरेन लैंग्वेज है उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही, पर हिंदुस्तान में रह के हिंदी से प्रॉब्लम होना, भैया तुम तो फिर किसी गलत देश में बैठे हो, फिर तो कहीं और ही चले जाना चाहिए था। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स का लेवल गिरता ही जा रहा है। पॉलिटिशियंस अपने बेनिफिट के लिए किसी भी हद तक जाकर देश को बांट रहे हैं। सबसे पहले अंग्रेजों ने हमें अपर कास्ट लोअर कास्ट के नाम पर लड़वाया और डिवाइड कर दिया। हिंदू मुसलमान तो पहले से ही भारत में था। फिर सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई। कांग्रेस ने सिखों और हिंदुओं में फूट डाल दी और दोनों को लड़वा दिया। और कास्ट के नाम पर जो लड़ाई अंग्रेजों ने शुरू की थी वो कांग्रेस ने रोकी नहीं बल्कि और बढ़ा दी। और वो आज भी उसी पर काम करना चाहते हैं कास्ट सेंसस के रूप में। फिर कांग्रेस ने और कुछ साउथ की पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नया नैरेटिव दिया, साउथ वर्सेस नॉर्थ का। और इस पर भी ना लोगों को डिवाइड किया गया, लड़वाया गया। और ऐसी ना कई डिवीजन स्कीम्स की अपार सफलता के बाद अब डीएमके एक नई डिवीजन पॉलिसी लाई है, हिंदी वर्सेस तमिल। नहीं मतलब इतनी भी नई नहीं है, पर इसे ना दोबारा से अब रीपैकेज किया जा रहा है। भाषा के आधार पर जो डिवीजन है ना, इसके अब भरने का टाइम आ गया है। और इसका रीपैकेज करना पहले की तरह इजी नहीं होगा क्योंकि साउथ में अब अन्नामलई और पवन कल्याण जैसे लीडर्स आ चुके हैं। तमिल हिंदी रागोड़ अंटे। आइए देखते हैं कि वो कैसे इस न्यू डिवीजन प्रोजेक्ट को काउंटर कर रहे हैं। वो बीजेपी ही कर रहा है ये सब करने को सफाई। स्टालिन देखिए, भारत में ना इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसीज यानी कि एनईपी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके चलते तमिलनाडु में इस समय बवाल कटा हुआ है। रीजन ये है कि अब तमिलनाडु के बच्चों को पूरे देश की तरह 3 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी। और बस इसीलिए तमिलनाडु में ना काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तमिल पॉलिटिशियंस का कहना है कि भाई ये जो पॉलिसी है वो तमिलनाडु के 2 लैंग्वेज सिस्टम यानी कि इंग्लिश और तमिल को तोड़ने की कोशिश है। सीएम एमके स्टालिन ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि चाहे सेंटर 10,000 करोड़ भी दे दे फिर भी वो एनईपी को साइन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि भाई साहब ये पॉलिसी सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है, तमिल कल्चर पर अटैक है और स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इस एलिगेशन के साथ साथ स्टालिन ने सेंटर पर यह भी ब्लेम लगा दिया कि सेंटर ने 2,000 करोड़ के एजुकेशन फंड्स भी तमिलनाडु के रोक रखे हैं क्योंकि तमिलनाडु में लोग थर्ड लैंग्वेज इंपोजिशन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जबकि बीजेपी चीफ अन्नामलाई ने ये क्लियर कर दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, फंड्स रिलीज होने का टाइम अभी आया ही नहीं है। नहीं करो इन्हें रिलीज मत करो। शॉर्ट में कहें तो स्टालिन ने इस इशू से अपने एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स जाहिर किए हैं। BJP's Tamil Nadu chief K. Annamalai dismissed Stalin's claims of withholding education funds. मैं हूं तो मैं कहूंगा बंद हो गया। ट्रम्प ने नहीं किया, not denied. ऐसी सीधा करना चाहिए ऐसी स्टेटों को। लैंग्वेज वॉर में ना जोसेफ विजय जो हैं उन्होंने भी टॉन्ट किया है, जो एक एक्टर से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर बन चुके हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना चुके हैं जो द्रविडियन पार्टी के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर रही है। इसके अलावा विजय ने बीजेपी और डीएम के दोनों के अगेंस्ट एक कैंपेन भी रन किया हुआ है, गेट आउट कैंपेन। इसके पीछे विजय का कहना है कि भाई डीएमके और बीजेपी दोनों ही स्टेट की प्रॉब्लम्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए दोनों पार्टीज को इस स्टेट से निकाल देना चाहिए। वाह भाई वाह, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, जैसे मानो अब्बास मस्तान की कोई फिल्म चल रही है, हर एक्शन पर एक रिएक्शन आ रहा है। और इन बातों पर अन्नामलई ने जोसेफ विजय को कॉल आउट किया है और विजय की हिपोक्रेसी को बर्स्ट किया है क्योंकि विजय अपने बच्चों को 3 लैंग्वेज एजुकेशन मॉडल में ही पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए
2 लैंग्वेज मॉडल एजुकेशन। ये भी मतलब घटिया आदमी निकला। What bro? Practice what you preach, bro. Is one family. Children have studied in 3 language schools. Why Mr. Vijay wants his cadres to study only 2 language? So what, bro? Practice what you preach, bro. इसके बाद अन्नामलाई ने विजय को थोड़ा और एक्सपोज किया। विजय खुद भी CBSE स्कूल रन करते हैं और उस पर्टिकुलर स्कूल में 3 लैंग्वेज मॉडल है। Now he runs a school, a CBSE school, Vijay Vidyashram, in which 3 languages, the 3rd language Hindi is taught. वापस से लैंग्वेज डिस्प्यूट की बात करें तो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इस इशू को लेकर काफी एग्रेसिव हो गई है। डीएमके के यूथ विंग ने ओपनली हिंदी इंपोजिशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है, पर दूसरी तरफ जैसे ही अन्नामलाई ने इस नैरेटिव को काउंटर किया है ना, वैसे ही साउथ के एक और बड़े नेशनलिस्ट लीडर यानी कि पवन कल्याण They should come in power लगे। वहाँ पर। पवन कल्याण भाई साहब जो कि एक बहुत बड़े एक्टर भी रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई पता नहीं ये लोग संस्कृत को बुरा भला क्यों बोलते हैं। तमिलनाडु के राजनेता हिंदी पर बकवास कैसे कर सकते हैं जब तमिल फिल्में हिंदी में डब करवा के ये लोग ऐसे तो कमाने पैसा को कमा रहे हैं। इन्हें पैसा तो इन- चाहिए। इन स्टेटों की मूवियां देखने और बंद ये कर दो रिवाज फिर। ना आए दिन बढ़ता ही जा रहा है और इतना बढ़ चुका है कि तमिलनाडु की असेंबली में रुपए के सिंबल को बदल दिया गया है। ओ, ये मैं कहीं पर देखा इसी पड़ा के था। साथ एक सवाल उठता है कि इस लैंग्वेज वॉर का ओरिजिन क्या है। इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, वो हमेशा से कल्चरल स्ट्रेंथ रही है, लेकिन साथ ही ये कई बार पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण भी बन ये चुकी है। और वो आदमी सेम ऐसा है जो भी बोल रहे थे आजादी से अन्ना पहले कुवाला ही होना जो शुरू था हो अभी। चुका था। I don't know. जब मेरे को भी ईवी एक question आया था रामास्वामी, एक जिसे बार, पेरियार के नाम से आप लोग जानते हैं, उनकी कुछ अलग प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही थी। तो भाई पेरियार की पता जो ना, politics ये थी ना, उसमें scene अधिक और भाग वो उसके अभी वह मैं- मुद्दे पर रहते I think they're not the same. 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूल्स में ना हिंदी बढ़ाने का एक सुझाव आया। फिर ईवीआर ने इस सुझाव के उत्तर में एक एंटी हिंदी एजिटेशन आरंभ कर दिया जो 1940 तक चला, मतलब 3 साल तक चला। ये ईवीआर की पार्टी का पत्र है जो आपकी स्क्रीन पर है और जिसकी हेडलाइन है डाउन विद हिंदी। फिर इसके बाद 1947 आता है और भारत को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। भारत को एक यूनिफाइड नेशन बनाने के लिए ना एक ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने की आवश्यकता थी। Correct. 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर 3 दिन तक लगातार इंटेंस डिबेट National language बना दो, official भी नहीं। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दे या National नहीं, बनाओ। या फिर ऑफिशियल बहुत हो या गया। फिर सोल ऑफिशियल, क्या बनाए। अंत में इस डिबेट का परिणाम ये निकलता है कि हिंदी को ना सोल ऑफिशियल लैंग्वेज यानी एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। अब ये प्रपोजल आया, पर इस प्रपोजल में ना एक ट्विस्ट डाला गया और इसी ट्विस्ट को मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से आप सभी लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे वो आप जान जाएंगे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ना 1950 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा प्रपोज ये किया गया कि हिंदी को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज तो बनाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, 15 सालों के बाद यानी 1965 में आइडिया था कि 15 सालों तक सभी लोग हिंदी में ऑफिस के कामकाज को करना सीख जाएंगे और तब इस आर्टिकल को यानी आर्टिकल 343 को इम्पोज कर दिया जाएगा। तो वही 1950 में तो इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट या कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन 1965 में तमिलनाडु में हिंदी के विरुद्ध ना जबरदस्त एजिटेशंस होने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की, यानी आर्टिकल 343 को इम्पोज करने की कोशिश की, जिससे पूरे तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन होने शुरू होते रहे, just get it done. कि हिंदी को प्रमोट करने से ना रीजनल लैंग्वेजेस और कल्चर्स को ना मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा। ईवी रामास्वामी, जिसे पेरियार के नाम से जाना जाता है, वो इस एंटी हिंदी मूवमेंट के सबसे बड़े फेस बन गए। रामास्वामी का मानना था कि हिंदी और संस्कृत को ना प्रमोट करना ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देने का एक तरीका है। पेरियार का आर्गुमेंट था कि हिंदी इंपोजिशन से ना द्रविडियन कल्चर को और आइडेंटिटी को दोनों को दबाने का प्रयास किया जाएगा। पेरियर की लीडरशिप में द्रविडियन कज़ाकम ने यानी डीके ने इंग्लिश करने से नहीं होता तमिलनाडु कुछ। नाम से एक सेपरेट कंट्री की मांग कर दी। उनका कहना था कि नॉर्थ इंडिया की कल्चरल और इकोनॉमिक पॉलिसीज साउथ ऑफ इंडिया के विरुद्ध हैं। हालांकि बाद में ये डिमांड ना कमजोर पड़ गई, लेकिन इसने रीजनल पॉलिटिक्स को और तमिल आइडेंटिटी को बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया था। पेरियर की जो पार्टी थी डीके, वो अब डीएमके हो चुकी थी और डीएमके ने ये जो हिंदी के विरुद्ध प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, इनको लीड किया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और स्टूडेंट्स ने सेल्फ इमोलेशन तक कर लिया। सब स्टूडेंट ही करते हैं हर जगह, पता नहीं। स्कूल अपने बच्चों को करें। पावरफुल था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को तमिलनाडु में
लिंग्विस्टिक कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जो 1965 के प्रोटेस्ट थे ना, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने ये अश्योर किया कि इंग्लिश को हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कंटिन्यू किया जाएगा, जैसा अंग्रेजों के समय पर होता था। बाद में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 को 1967 में अमेंड कर दिया गया, जिससे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को रिलीफ मिला। ये जो स्टेप्स थे ना, ये तमिलनाडु में हो रहे प्रोटेस्ट को पैसिफाई करने के लिए उठाए जा रहे थे, ताकि लिंग्विस्टिक टेंशंस को कंट्रोल किया जा सके। बड़ी दुख की बात है कि लीडरशिप इतनी वीक है कि लोगों के वो करने से प्रोटेस्ट पीछे हट जाती है। जो देश के लिए देश अच्छा का है long term benefit नहीं देखती, नहीं देखते। अपना उस टाइम का देख लेते हैं। ये नहीं देखते कि उससे देश के में कितना बड़ा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उस टाइम जबरदस्ती अगर इम्प्लीमेंट कर दो, उसको नेशनल लैंग्वेज बना दो, तो भैया ये सिचुएशन अब होती नहीं, सब यूज टू होते। देखो तो सही कितना, मैं सोच के मुझे दुख होता है, शर्म आ रही है लोगों की सोच पे कि इतनी हिंदी से नफरत कि तुम्हारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज इज ओके, पर अपने ही देश की एक लैंग्वेज से तुम्हें इतनी नफरत, इतनी प्रॉब्लम। इंग्लिश तो तुम स्कूल में पढ़ाने को तो रेडी हो, पर हिंदी नहीं हो। और उसके लिए क्या झूठा प्रोपोगेंडा किया कि उससे हमारी जो स्टेट की लैंग्वेज है वो जो पीछे हो जाएगी। इंग्लिश से क्या बैकफुट में हुई है? हिंदी से ये होगा कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जो सबको यूनाइट करेगी। कि अगर तमिल मूवी को डब क्यों करते हो हाँ, हिंदी में फिर? पैसे कमाने के लिए तुमने हिंदी में डब करनी है। और वो हिंदी वाले जो हैं वो ये सब सोचते नहीं है, वो तुम्हारी मूवियों को सुपर ड्यूपर हिट करा रहे हैं, और तुम्हारे अंदर हिंदी के लिए वैसे इतनी नफरत पैदा है। और तुम देखो कि भाई अब क्वेश्चन ये देखना चाहिए कि क्या बॉलीवुड की अच्छी मूवीज जब वो इनकी लैंग्वेज में डब होती है, क्या वो वहां पे हिट होती हैं? तो ये लोगों के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन ऐसे एक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो एंटी हिंदी हैं, और अगर वो एंटी हिंदी स्टेट्स है तो वहां के एक्टर्स या वहां की मूवियों को हम हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस नहीं हिट करेंगी। दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और होता है कि जब तमिलनाडु के लोग बाहर जाते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री में, तो उनको डिसएडवांटेज होता है क्योंकि उनको हिंदी जीरो आती है। मगर वहीं पर ही आप देखते हैं कोई आंध्रा से जाता है या तेलंगाना से जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खाली विद इन कंट्री, आउटसाइड ऑफ कंट्री भी नहीं होती, क्योंकि वो जो किसी और इंडियंस को मिलते हैं जिनको हिंदी आती है। कर्नाटका से लोग जाते हैं, आंध्रा से जाते हैं, तेलंगाना से जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और इसलिए फिर जो है वो शाइन कर जाते हैं, जबकि तमिलनाडु वालों को डिसएडवांटेज होती है। क्यों नहीं होगी? और यही नहीं, ये मैंने पहले भी शेयर किया कि जब आप इंडियंस जो डिफरेंट स्टेट से, समझो यूएस से आए हो, तो वहां पे जब आपके पास एक कॉमन लैंग्वेज होती है तो आप एज एन इंडियन कम्युनिटी होते हो, आपके गेट टुगेदर्स होंगे इंडियन कम्युनिटी की तरह, और आप एक दूसरे से एक यूनिवर्सल लैंग्वेज कह लो उसको हिंदी, उसमें कम्युनिकेट कर सकते हो। पर अगर जिसको आता ही है तो, क्योंकि चाइना के पास आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं थी, तो उन्होंने अपने देश के लिए जो बेटर था वो किया कि हर जगह चाइनीज़ हर एक को आनी चाहिए। जब उन्होंने तिब्बत लिया तो ये तो नहीं बोला कि तिब्बत की नेटिव लैंग्वेज जाएगी चाइनीज़ करके सब जगह चाइनीज़। उससे अगर चाइना के लोग कहीं बाहर जाते हैं, चाहे वो तिब्बत से ही हो, वो चाइनीज़ ही बोलते हैं, तो इवेंचुअली उनको पता चलता है अगर एक बंदा चाइनीज़ बोलता है और मैं चाइनीज़ बोलता हूँ तो हम एक ही देश से हैं, उनमें एकता आती है, कोई उनको कन्फ्यूजन पैदा नहीं होती। हाँ। और वो चेक कैसे करते हैं कि दूसरे बंदे को वो चाइनीज़ में बोलते हैं, अगर बंदा ने चाइनीज़ बोल दी तो समझ गया चाइना का है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, कोरियन हो सकता है, जापानीज़ हो सकता है, कंबोडियन हो सकता है, वियतनाम, हज़ार जगहें हैं जहाँ का हो सकता है, वो एक तुरंत पता चल जाता है जस्ट बाय स्पीकिंग चाइनीज़। नहीं, और साथ में इतना दुख होता है कि इंडियन जो यहाँ पे आए हुए हैं उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, क्या तमिल ऑर्गेनाइजेशन, तेलुगु ऑर्गेनाइजेशन, पता नहीं, हाँ, सारी लैंग्वेज अलग अलग, यहाँ पे भी अलग अलग वो उस टाइप से बने हुए हैं। पर जो चाइनीज है या कोई और कंट्री है, एक ही, क्योंकि उनकी लैंग्वेज एक है। तो हम लोग अंदर भी बटे हुए अपने देश में, बाहर जाके भी बटे हुए हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म किसी के ब्रेन में आ रहा है कि बेनिफिट करना है कंट्री को लॉन्ग टर्म, तो आपको एक लैंग्वेज पे आना पड़ेगा। और कॉमन सेंस से कहती है, जो मेजॉरिटी बोलती है, यू शुड अडॉप्ट दैट, सो द लीस्ट अमाउंट ऑफ पीपल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। बिल्कुल, मेजॉरिटी जो है, तो अगर लोगों नहीं समझ आता, सो बी इट, कीप डिवाइडेड। नहीं आएगा, अभी कमेंट सेक्शन में बड़े सारे आ जाएंगे लोग और ऐसी फालतू बातें करेंगे कि फिर अगर इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश इज नॉट अ नेटिव, दैट इज नॉट योर लैंग्वेज। ओके, अगर आपको फिर अंग्रेजी बनना है तो फिर ब्रिटिशर्स को क्यों भेजा था, उन्हीं को रख लेते अपने देश में। बट आई डू अंडरस्टैंड कि अभी भी
कोई लैंग्वेज इंडियन ऐसी इवॉल्व नहीं हुई कि आप उसमें PhD कर सकें, इंजीनियरिंग कर सकें, मेडिसिन कर सकें, जबकि कोशिश जारी है कि आप जो है टर्म्स वही रखिए। किडनी को किडनी ही बोलेंगे मगर हिंदी में लिखा जाएगा किडनी ये करती है, तो उस हार्ट जो है हार्ट ही बोला जाएगा, मगर बोलेगा उससे ये होता है। तो क्वेश्चन ये है कि आप अभी स्टेप अगला ये है कि टर्म्स वही रखिए मगर कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी का यूज कर सकते हैं, धीरे धीरे जाके वो पॉइंट आएगा। और अगर अभी भी लोगों को ये नहीं समझ में आता कि भैया एक यूनिवर्सल इंडियन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अपने देश में इस तरह से बंटवारे ना हो, हेट्रेड बिटवीन ईच अदर ना हो, तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता आप उन लोगों का। तो चलो यार, ऐसे फिर पॉलिटिशियंस जो है फायदा उठाएंगे और देश को डुबाएंगे। और जिस तरह से ट्रंप तक ने इंग्लिश को अब ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का कर दिया है, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट, जिस तरह से सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो रही थी, इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू डू इट। जो लॉ आ रहा था, जो बात कर रहे थे, लॉ में ये था कि थर्ड लैंग्वेज एक आएगी, इट मे नॉट बी हिंदी। ये लॉ था कि आपके 2 के बदले आप 3 लैंग्वेजेस करिए, थर्ड पीपल कैन चूज। उसके लिए मेरे ख्याल से तमिलनाडु के लोगों को बोलना चाहिए कि इट इज ओके, 2 लैंग्वेजेस हैं, सारे स्टेट में 3 लैंग्वेजेस हैं, हमारे में 3 क्यों नहीं है, और थर्ड लैंग्वेज वी कैन चूज। और वो जो एक्टर जिसके बारे में बता रहे थे कि खुद अपने बच्चों को 3 में किया, अपने स्कूल भी खोले में जहाँ पे 3 है, और अब बन गया पॉलिटिशियन, और देखो किस तरह की बातें करते हैं। एंड ये इसकी मूवियां हिंदी में भी लोग देख रहे हैं, वो मैं देख के जब भी लोगों की बात आती है कि सेल्फ एमुलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, तो पहले सोचा करो जो मिनिस्टर है उसका बच्चा क्या कर रहा है, वो तो कभी कुछ करता नहीं, वो सिर्फ यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। बिल्कुल ठीक है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।